लंबी चर्चा नहीं करके एक पार्ट की छोटी सी चर्चा करूंगा 2 मिनट में। इसमें पहला ही पार्ट हमने लिया है कि अगर आकाश को समझना है तो अभी तक की पुस्तकों में आप देखेंगे तो उसके डिफरेंट जो स्टेटास हैं उसके बारे में चर्चा होकर के चार्ट बना करके बच्चों को याद कराया जाता है। स्पेस साइंस को याद करवाते हैं, जो बहुत सहज है ऐसे समझना। हमने इसमें कैसे शुरू किया कि एक बच्चा अपने पार्क में, कुणाल नाम का, लेटा हुआ है और वो आकाश में पहले कौवे को उड़ता हुआ देखता है, फिर उसको कौवा काका कह करके उससे कुछ आकाश की ऊंचाई के बारे में प्रश्न करता है, फिर कौवा उसको कुछ जवाब देता है। इसके बाद वो फिर गरुड़ को देखता है, ईगल को देखता है। कौवा कहता है हमसे ऊंचा ईगल उड़ता है, गरुड़ उड़ता है, उससे पूछो। फिर वो उसकी ओर देख करके उसको भी अंकल कह के, काका कह के बात करता। अंकल नहीं लिखा हमने, काका, क्योंकि भारतीय शब्द ही रहना चाहिए। उससे पूछता है, फिर वो बताता है आकाश के ऊपर के सतह के बारे में। फिर वो कहता है कि बच्चा कि हमने तो वेदों में और अपने ग्रंथों में, मेरे दादा दादी तो स्वर्ग की बात करते हैं, हेवन की बात करते हैं, वो कहाँ है? तो ईगल कहता है कि अब तुम जो है वल्चर से पूछो, रुपल से पूछो, वो हमसे भी ऊंचा उड़ता है, शायद उसको मालूम। फिर वो उससे कहता है कि मुझसे दोस्ती करोगे क्या गिद्ध से? वो कहता है हाँ बिल्कुल करेंगे। तो पूछता है, फिर पूछते पूछते फिर वो पूछता है कि ये बताओ हम हेवन तक कैसे जा सकते हैं और ऊंचाई तक कैसे जा सकते हैं? तो वो वल्चर उसको कहता है कि तुमने भारत के अखबारों में पढ़ा नहीं क्या कि चंद्रयान जा रहा है तुम्हारा? एक्सप्लोर करता है उसको। कैसे? एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण की प्रवृत्ति, अन्वेक्षकी की प्रवृत्ति लाने के लिए हमने कौवा, गिद्ध, गरुड़ और एक बालक के बीच में कहानी और संवाद के माध्यम से, और उसमें देखेंगे तो उसमें सब कुछ है। एटमॉस्फेरिक रिवर की भी चर्चा है, स्नोफ्लेक्स की भी चर्चा है, क्लाउड्स के हाइट शेप्स की भी चर्चा है, स्टेटो, आल्टो और सिरो की चर्चा है, ट्रोपोस्फियर की चर्चा है। लेकिन वो सारी चर्चाएं उस बच्चे को कौन बताता है? गिद्ध बताते हैं, गरुड़ बताते हैं और कौवा बताता है, छोटे बच्चे को रुचिकर बनाने के लिए। उसी तरह जैसे मैंने इसकी प्रेरणा कहां से ली पूज्य स्वामी जी, कि जब हमने सत्यकाम जाबाल की कहानी उपनिषद में पढ़ा तो मुझे लगा कि अगर प्रकृति के घटकों से, 4 घटकों से 4 विद्याओं का बोध सत्यकाम जाबाल को हो सकता है, और पंचतंत्र के पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन मूल्यों, राजनीति विज्ञान का अगर प्रज्ञान हो सकता है राजकुमारों को, तो हम पशु पक्षियों और प्रकृति के घटकों के माध्यम से प्रकृति के उन रहस्यों को जो अत्यंत रोमांचकारी हैं, अत्यंत विस्मयकारी हैं, अद्भुत हैं, अतुलनीय हैं, जो जिज्ञासा प्रेरित करते हैं, ऐसे विज्ञान को हम बोझिल कैसे कह सकते हैं जो प्रकृति के विस्मयकारी, अद्भुत, रोमांचकारी रहस्यों तक पहुंचने की जिज्ञासा की प्रेरणा का परिणाम हो विज्ञान, बोझिल कैसे हो सकता है? उसको प्रस्तुत करने की रुचिकर विधा होनी चाहिए। ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है ना, इसमें विज्ञान पढ़ा रहे हैं, लेकिन विज्ञान के पढ़ाने का तरीका, और विज्ञान में वेद, दर्शन, उपनिषदों का और हमारे वेदों और पुराणों की कहानियों का समावेश है। साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में स्पिरिचुअलिटी का और सनातन तत्वों का बोध कथानकों के माध्यम से, रुचिकर विषयों के माध्यम से कैसे किया। विज्ञान के साथ गणित, ऐसे ही सोशल साइंस। एक थोड़ा सा 2-2 मिनट का इंट्रोडक्शन। अब हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, उसकी जो पाठ है, हिंदी के चैप्टर्स हैं, हिंदी में भाषा तो पढ़ा ही रहे ना, तो भाषा में भाई रामायण, महाभारत, वेद, दर्शन, इतिहास, पुराण क्यों नहीं पढ़ा सकते? हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में पूरा। अब मैथ के तो देश में माने शिक्षा का श्रेष्ठतम स्वरूप क्या हो सकता है?
प्राचीन और आधुनिकता का समन्वय का वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जब था। एक मैं बात बताता हूं, 50 साल से ज्यादा सिंह साहब ने पहले पढ़ा, जब ये आईएएस बने उससे पहले, और गांव से निकले तब से लेके, और पिछले 5 वर्षों में जो इन्होंने 50 साल में नहीं पढ़ा उससे ज्यादा खुद पढ़ा है। चारों वेद पढ़े, खुद चारों वेद खुद पढ़े, एकादश मूल उपनिषद पढ़े, रामायण महाभारत से लेकर के पुराण, 18 पुराण तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उनका पुराण सार से लेकर के पहले भी पढ़ते रहते थे, लेकिन एक बार पुनः, क्योंकि अब उत्तरदायित्व था कि सारी सनातन परंपरा का नूतन परंपरा के साथ समन्वय करना है, उसको खुद पढ़ा। और ये जो 5-7 विषयों में कैसे कितने चैलेंज थे, और अब तो पाठ्यक्रम भी 5वीं तक का तो आ गया पूरा, 6ठी तक का पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो गया है, और आगे की तैयारी चल रही है 12वीं तक। तो जरा उसका एक एक विषय का थोड़ा सा सार बता देते हैं, फिर अभी इसको विस्तार से आगे कहेंगे। स्वामी जी, आपने जो बताया है कि स्वयं आपने बता दिया कि साहित्य में, इतिहास के में, हिस्ट्री में बड़ा खतरनाक मामला है। हर विषयों में हमने कोशिश किया है, बहुत ही संक्षेप में मैं चर्चा करूंगा, 1-1 मिनट ही, हाँ, कि जब साहित्य की चर्चा कर रहे हैं तो भारत की समस्त सांस्कृतिक विरासतों को भी हम सम्मिलित कर रहे हैं। और प्रत्येक पुस्तक में हमारे एक विशिष्टता आपको ये मिलेगी कि हर कक्षा की जो किताब है उसमें किसी न किसी भारत की जो चित्रात्मक चित्रकला थी, हाँ, वो हमने एक थीम के रूप में लिया है। जैसे 6ठी किताब मेरे सामने है, तो इसमें थीम है भील आर्ट की, आदिवासी आर्ट जो भील है, इसमें पूरे आवरण प्रथम अंत सब में भील आर्ट मिलेगा, और इसके पाठों के हेडर में भी भील ही आर्ट मिलेगा, पूरी भारतीयता। उसी तरह से कहीं मधुबनी, कहीं गोंडवी, कहीं राजस्थानी, कहीं इस तरह की तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर की जो भी प्राचीन हमारी कलात्मक पद्धतियां थीं, और पूरे भारत का समावेश, उसको हमने थीम के रूप में लिया है। केवल एनसीआर, ये पूरा दिल्ली क्या कहते हैं, उसमें एक भी लुटियन जोन्स उस पर आधारित शिक्षा नहीं, केवल दिल्ली के आसपास पूरी शिक्षा समेट दी जाती थी। तो पूरे भारत और भारतीयता का समावेश यदि किसी बोर्ड की पुस्तकों में होगा तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, पूरे भारतीय। एक छोटी सी झलक बता रहा हूं कि अगर हमारी जो इंग्लिश की किताबें थी, उन पुस्तकों का नाम क्या रखा जाए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। तो मैंने कहा इनका नाम होगा, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों पर ही हम इंग्लिश की किताबों का नाम रखेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश में नक्षत्र क्यों? तो हमने कहा इसलिए कि जब फ्रंट पर एक तो एक कला दिखेगी भारत की, और एक नक्षत्र का नाम होगा, और ऊपर नक्षत्र का आकार होगा, ज्यामितीय आकार, और उसकी विशेषता होगी, तो भारत की ज्ञान परंपरा से प्रथम पृष्ठ से ही बच्चा जुड़ जाएगा। दृश्यों से जुड़ते हैं ना हम। और पूज्य स्वामी जी के निर्देश पर लगभग 100 पूर्वजों को चिन्हित करके प्रत्येक पुस्तक में उन पूर्वजों को बहुत ही, उनकी जो योगदान है प्रारंभ से ही, आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक के, बहुत ही समन्वित रूप से, संतुलित रूप से उनको रखा गया है। जैसे विज्ञान की किताब में शायद अगर थोड़ा फोकस कर दें, हाँ, दिख रहा है, तो इसमें आपको बारामीर, चरक और सुश्रुत दिखाई पड़ रहे हैं, ताकि बच्चे दृश्य देख करके उसके साथ अपने को जोड़ सकें, आत्मार्पित कर सकें, इंटरनलाइज कर सकें। एक बात छोटी सी इंटरेस्टिंग मैं 1 मिनट में स्वामी जी कहना चाह रहा हूं। विज्ञान की किताब को मैं इसलिए आज कह रहा हूं कि विज्ञान सबसे बड़ी चुनौती थी, और जितने भी लोग सुन रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि इन पुस्तक को आप जरूर मंगा करके पढ़ें, और इनको पढ़ने के बाद जो लोग विज्ञान नहीं भी पढ़े होंगे 10वीं के बाद, 8वीं के बाद, अगर हमारी इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो उन्हें वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा और मन में इच्छा जागृत होने लगेगी। ये तो विज्ञान तो बिल्कुल गाजर का हलवा जैसा है, नीरस, कितना सरस है ये समझ में। गाजर का हलवा तो फिर भी स्वादिष्ट होता है।
नहीं, उसी पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ सर कि इसको पढ़ने के बाद स्वामी जी अच्छा। उन्हें लगेगा कि ये तो विज्ञान तो गाजर का गाजर के हलवा हलवा है। जैसा है। एक छोटी सी कहानी स्वामी जी, जैसा आप प्रतिदिन भारत की चिकित्सीय प्रणाली ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हैं, इसमें हमने एक पाठ रखा है कटी नाक की कहानी। इसलिए कि हम सिर्फ संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से तो ज्ञान परंपरा की महनीयता को दे रहे हैं। इसमें हमारा पाठ किसी न किसी वेद और उपनिषद के उस पाठ से संबंधित तथ्य पर आधारित श्लोक से ही है, लेकिन उसमें लर्निंग बास्केट भी है, स्टोरी के साथ साथ ग्लोरियस हेरिटेज भी है, एक्सटेंडेड लर्निंग भी है। आधुनिक जितनी भी पेडागॉजी है उसकी सारी एक्सरसाइजेज हैं, प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी है, सब है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा को हम मात्र श्लोकों और मंत्रों के माध्यम से नहीं, हम ये बच्चों को बताना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के रूप में गांव-गांव में कैसे वो प्रचलित है। सुश्रुत ईसा के 600 वर्ष पूर्व, 800 वर्ष पूर्व, कुछ लोग हजारों वर्ष पूर्व भी कहते हैं, उनके उस ग्रंथ को, जो एक प्लास्टिक सर्जरी जो पाश्चात्य यूरोप में गया, वो कैसे सुश्रुत संहिता का ही गिफ्ट है, उपहार है, ये भी बच्चों को हमने एक पूरे पाठ के रूप में दिया है। छोटी सी कहानी है कि ब्रिटिश आर्मी को राशन सप्लाई करने वाली बैलगाड़ी का ड्राइवर एक पारसी कौशजी, जब टीपू सुल्तान की सेना में उसका नाक कट जाता है युद्ध में, तो वो घूमता हुआ जाता है, तो गांव का एक कुम्हार पॉटर उसकी नाक को उसके माथे के स्किन निकालकर, त्वचा निकाल करके जोड़कर औषधियों के साथ कैसे हील करता है। और वो कहानी जब 1793 में मद्रास मैगजीन में छपती है और इसके बाद वो 1794 जाकर जेंटलमैन मैगजीन इंग्लैंड में छपती है, तो उसका एक डॉक्टर जेसी कार्प्यू उस पद्धति के अध्ययन के लिए भारत आता है उस पॉटर के पास, और ब्रिटेन लंदन में पहला प्रयोग प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर जेसी कार्प्यू करता है, और वो सीखता है भारत की सुश्रुत संहिता के जनश्रुति के आधार पर प्रचलित उपचार परंपरागत पद्धति के एक पॉटर से। ये है हमारी भारत की ज्ञान परंपरा। तो बच्चे जब उस पाठ को पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जो लोग कहते हैं ना कि संस्कृत की क्लिष्ट शब्दावलियों में उलझी हुई है हमारी ज्ञान परंपरा और भारत के जन जन के द्वार तक नहीं है, तो उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, जन जन तक सुश्रुत और चरक संहिता, प्रजापति ब्रह्मा से निकली हुई ये विद्या, भारत की ज्ञान परंपरा, जो पूज्य स्वामी जी के माध्यम से प्रतिदिन प्रत्यूष वेला में लोगों को जागृत करके राष्ट्र में एक समृद्ध सशक्त नागरिकों के निर्माण और शिल्प के जो अभियान को पूज्य स्वामी जी एक प्रबल संवाहक हैं, योग को जन जन तक, द्वार द्वार तक पहुंचाया, एक रहस्यवादी दर्शन माने जाने वाले योग को, उसी प्रकार से भारत की ज्ञान परंपरा जन जन तक विभिन्न स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इसको हमारी विज्ञान कथा छठी क्लास में ही बच्चों के मन में ये बोध जागृत करेगी। इसी प्रकार से जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि लुटियंस पर लुटने वाली हमारी जो ज्ञान परंपरा है, वो ऋषि सापेक्ष करने का व्रत और संकल्प और भारत सापेक्ष इतिहास के दृष्टिकोण को, हम तथ्यों से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस तथ्यों को का प्रस्तुतिकरण, उसका दृष्टिकोण नितांत तथ्यपरक, साक्ष्यपरक, अन्वेषणपरक, अनुभूतिपरक होगा, और उसमें पूरा राष्ट्रबोध प्रामाणिक बोध के साथ, प्रामाणिकता के साथ अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। इस प्रकार की हमारी पुस्तकें हैं, मूल्यबोध के साथ, कलात्मक बोध के साथ, ज्ञानात्मक बोध के साथ, रुचिकर ढंग से और अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करने की दृष्टि से और एक समर्थ नागरिक, वैश्विक नागरिक बनने की दृष्टि से भारतीय दृष्टिकोण के साथ पूज्य स्वामी जी के संकल्पों को साकार करने के लिए हम धीरे धीरे इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। अभी तो ये प्रारंभ है, इसमें अनेक और सुझाव परिष्करण परिमार्जन के लिए आ सकते हैं। हम निरंतर उसको स्वीकार करेंगे और अपने को परिमार्जित और परिष्कृत करेंगे
मेरा आग्रह है कि हमारी पुस्तकें 5वीं तक की 31 मार्च तक आ जाएंगी। आप प्रयोग के तौर पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में जिज्ञासा के तौर पर ही अगर अपने बच्चों को, आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आप कक्षा 1 से लेकर, बल्कि फाउंडेशन नर्सरी से लेकर, उसका हमने नाम रखा है स्वामी जी प्रत्यूष, अरुण और उदय। हमने नर्सरी LKG UKG नाम नहीं रखा है। प्रत्यूष, अरुण और उदय, सूर्य को लेकर, उस बेला को लेकर के कि ज्ञान का प्रत्यूष काल, अरुण काल, उदय काल, और फिर उसकी शिक्षा का एक अनवरत यात्रा का काल शुरू होगा। इस रूप में इन पुस्तकों को आप जरूर मंगाएं। शिक्षकों से मेरा आग्रह है, इसको जरूर पढ़ें। आप में इसमें कुछ नए परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे, और अगर उसमें आपके कोई सुझाव भी आएंगे तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और उसको भविष्य में और अधिक परिमार्जन की कोशिश करेंगे, ताकि पूज्य स्वामी जी का और ऋषियों का और तमाम विद्वानों का स्वप्न साकार हो सके, हम नए रूप से शिल्प कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और पूज्य स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। और अब इसमें एक चीज, दो तीन बातें और आपके साथ शेयर करते हैं। इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। हम 20% विदेशी आक्रांताओं को, और जिन्होंने भारत को लूटा, तबाह किया, बर्बाद किया, विध्वंस किया, हमारा है कि उनको 20% ही पढ़ाया जाए। अभी 80% उन्होंने जगह ले रखी, 80% हम भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। हम बाबर से लेकर के, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक और बहादुर शाह जफर तक, उन मुगलों को 80% जगह क्यों दे भाई? हम अंग्रेजों को 80% जगह क्यों दें? हम 80% गौरव अपने पूर्वजों को दें ना, अपने पूर्वजों के योगदान को दें, उनके गौरवशाली चरित्र को दें। और उसमें भी जो झूठे मान्यताएं चल रही हैं उनको भी हम लिख रहे हैं कि ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है। दोनों पक्षों को भी समझा रहे हैं, क्योंकि इतिहास के नाम पर बहुत छेड़छाड़ हुई है। तो सच्चा इतिहास बोध भी होगा इसके अंदर। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान का, वैदिक मैथमेटिक्स से लेकर के वैदिक साइंस से लेकर के सब कुछ भी होगा। और 3 चैप्टर कौन कौन से सम्मिलित कर रहे हैं हम? भारत के हमारे पूर्वज, और भारत के हमारे जो पूर्वज, जिसमें आदिवासी महानायकों और पूरे देश के समस्त अंचलों के महापुरुषों, सभी कालखंड के महापुरुषों को सम्मिलित किया गया है। और जो भारत की सांस्कृतिक निधि है, तमाम ग्रंथों के जो अच्छे उद्धरण हैं, उनके भी पाठ अनिवार्य रूप से रखे गए हैं साहित्य में। और साथ ही पूज्य स्वामी जी, हमने जो पृष्ठ पर प्रार्थनाएं रखी हैं आपके प्रेरणा से, भारत की वंदना के जितने भी प्रकार के प्रार्थनाएं हो सकती हैं संभव, प्रत्येक पुस्तक में अलग अलग प्रार्थनाएं, वंदे भारत वर्षम, इस तरह से की पुस्तक में भी भारतीयता के तत्वों को उसमें डाला गया, बहुत उसको रुचिकरता के साथ और बहुत प्रामाणिकता के साथ और बहुत आकर्षक तत्वों के साथ। जैसे इसमें गायति निरतम निखिलो लोक प्रीत्या यस्सोत्कर्षम, ये विज्ञान में पहला पृष्ठ पढ़ेगा तो उसको भारत की वंदना से ही शुरुआत करेगा। अगर वो हिंदी की शुरू करता है तो उसमें भी भारत दक्षिण उत्तर वंदे, पश्चिम पूर्व बृहत्तर वंदे, पर्वती भू समतल वंदे, उर्वर विपिन मरुस्थल वंदे। तो वो प्रथम पृष्ठ ही भारत वंदना से शुरू होती है। तो जो भी साहित्य पढ़े, विज्ञान पढ़े, राजनीति विज्ञान पढ़े, इतिहास पढ़े, गणित पढ़े, जो भी पढ़े, लेकिन सबसे पहले भारत को पढ़े। भारत सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। तो ये अपने पूर्वजों का चरित्र, हमारी सांस्कृतिक विरासत और पूरे हमारा जितने भी भारत की संप्रदाय परंपराएं हैं उनका बोध, माने जिस तरह से पूरी रचना की गई है ना, इसको नेट पर भी तो हम डाल देंगे। हाँ, तो सब लोग पढ़ें, कम से कम माता पिता पहले पढ़े। और हम तो अपनी पूरी प्रशिक्षण में अभिभावकों की ट्रेनिंग का प्रोविजन है, अभिभावकों को प्रशिक्षित करेंगे। सबसे पहले माँ बाप को ही पढ़ाने की जरूरत है, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे। हमने 3 ट्रेनिंग्स की व्यवस्था की है, अभिभावकों की ट्रेनिंग और जो टीचिंग स्टाफ के
अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि जो आवासीय विद्यालय वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा और बाकी भी जगह पर, तो अभिभावकों की ट्रेनिंग, पूरे टीचर्स की ट्रेनिंग, और फिर बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के साथ पूरा जो उनमें स्किल्स आनी चाहिए, पढ़े लिखे बेरोजगार तैयार ना हो देश के अंदर। तो ये एक बहुत ही नव उन्मेष के साथ ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अंतिम में एक दो बात कहकर के अभी इसको पूरा करेंगे, लेकिन इसके संदर्भ में और ज़्यादा आपको बताएंगे कि जिससे कि आपको पता लगे कि वास्तव में शिक्षा का भारतीय दर्शन है क्या। स्वामी जी, अंत में सिर्फ एक, जितने भी भारत के जो प्रबुद्ध जन हैं, मुख्यतः शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो विद्वान हैं, विदुषियाँ हैं, उनसे जरूर आग्रह करूँगा कि समस्त आशंकाओं और आलोचनाओं से ऊपर उठकर इस भारतीय पद्धति की शैक्षणिक व्यवस्था में योगदान करने के लिए अपने को आहूत करें, और आप जितने भी आपके सुझाव होंगे, परामर्श होंगे, उसको हम अंगीकृत करने के लिए कृत संकल्पित हैं। लेकिन एक बार आप हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को देखें, समझें, बच्चों तक उन्हें पहुंचाएं, और भारत के इस निर्माण की प्रक्रिया में साक्षी ही नहीं बल्कि भागीदार बने, इसी प्रार्थना के साथ पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करते और हैं। वाणी इसमें को वो विराम। इसके बारे में जानना चाहते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड, इसकी वेबसाइट और उसका जो है टेलीफोन नंबर, ये सब भी, एक नंबर तो कॉमन है 8954555599। ये इस जितने भी नए विद्यालय जुड़ना चाहते हैं, एफिलिएशन लेना चाहते हैं, और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूरा स्वरूप क्या है, उसके लिए वेबसाइट आदि भी बता दें। bsb.org.in पर आप जाइए, BSB भारतीय शिक्षा बोर्ड, bsb.org.in, उस पर आपको सारी हमारी सूचनाएं मिल जाएंगी, एफिलिएशन बाईलॉज मिल जाएंगे, हमारे सिलेबस मिल जाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और जो टेलीफोन नंबर हमेशा आस्था पर भी अभी भी आ रहा है 8954555999, इस पर आप फ़ोन करें। स्वामी जी ने व्यवस्था कर रखी है कि वहाँ पर एक 100 लोगों की टीम रहती है हमेशा, जो कॉल सेंटर के रूप में, और आपकी सारी सूचनाओं को वो संकलित करती है और हमारे तक पहुँचाती है। हम आपको समाधानित करने की कोशिश करते हैं। ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, और समय समय पर हमसे हम आग्रह करते रहेंगे। पूज्य स्वामी जी के आह्वान और संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने को हम सौभाग्यशाली समझते हैं, और आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि इससे जुड़ें। और जैसा स्वामी जी कह रहे थे, सबसे बड़ी भूमिका अभिभावकों की है। अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में आपके बच्चे श्रवण कुमार बने, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में बच्चों को पढ़ाओ। अगर आप चाहते हो कि नहीं, बच्चे अमेरिका और यूरोप की तरह विद्यालयों में जाकर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं जो एग्रेशन में, उस तरह के बच्चे बनाना चाहते हो, या गुलाम मानसिकता के बनाना चाहते हो, या हर चीज का समाधान पाश्चात्य देशों में देखना चाहते हो, भारत को हे दृश्य से देखने की संकल्पना विकसित करना चाहते हो, तो जुड़ो अन्य बोर्डों से। मुझे कोई लेकिन मैं कड़वी बात कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि श्रवण कुमार बने, राम बने, कृष्ण बने, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के ही विद्यालयों से जुड़ो और विद्यालय खोलो, बच्चों को भेजो, पुस्तकों को पढ़ो। तो अभी आज एक इंट्रोडक्शन हुआ है, ऐसे इस संदर्भ में और आगे आपको बताते रहेंगे, और पूरा जो पाठ्यक्रम है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था बदल रही है और बदलेगी भारत की, और शिक्षा से ही चित्त का, मानस का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है। बच्चों का मानस, उनका चित्त और चरित्र का निर्माण जब भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ होगा, उनके भीतर अपने निजता के प्रति गौरव का भाव होगा, तो वो बच्चे संकल्पों से, विचार का ही परिणाम है हमारा पूरा जीवन। आज स्वामी रामदेव बनाए तो एक विचार ने बनाया है। आज मोदी जी बने हैं तो एक विचार ने उनको मोदी जी बनाया है। यदि अब्दुल कलाम एक देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने तो एक विचार ने उनको बनाया है। एक विचार बहुत बड़ा शक्तिशाली तत्व है, और विचार और संस्कार को घड़ने का काम जिस शिक्षा से होना चाहिए, उस शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, ये बहुत जरूरी तत्व है। तो आज उसका एक प्रथम सोपान एक नए ढंग से आज रखा। शिक्षा व्यवस्था का आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए,
उसके संदर्भ में इतनी अज्ञानताएं हैं हमारी। हमारे माता पिता कहते हैं ये पढ़ाने का काम तो स्कूलों का है, तो तुम्हारा काम क्या है भाई? खाली बच्चे पैदा करने का काम है तुम्हारा? ये तो बड़ी विचित्र बात है। नहीं, शिक्षा का और चिकित्सा का सही स्वरूप, शिक्षा, चिकित्सा और सनातन धर्म का सही स्वरूप क्या है, इसके लिए आप रोज जानते रहेंगे। पर पुनः बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका।